अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कटहरा, मैं हूँ वकास वलाना। नाजरीन, आज मैं आपसे कोई बात नहीं करूँगा, इंट्रो नहीं दूंगा। जो मेरे पास पैनल है ना आज, हा फिरदौस शमीम नकवी साहब, शैला रज़ा साहिबा, कामरा मुर्तज़ा साहब। फिरदौस शमीम नकवी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। कैसे गुजरे सर दश्ते तन्हाई के वो दिन? बड़ी मुद्दत बाद आपसे बात हो रही है। ये आपने हिम्मत बड़े दिनों बाद की है बात करने की। हम तो अभी भी उसी जगह हैं। अच्छा। हम ना अपनी खूह बदलेंगे ना अपनी इज्जत छोड़ेंगे। हम्म हम्म। हम तो जिधर खड़े हैं, जमी जुम्बद ना जुम्बद, वाह। वही है। मैंने आपको बड़ा याद ये किया, बड़ा मिस किया सर। कैसा बड़ा कैसा मुश्किल। कैसा रहा ये वक्त, ये अरसा कैसा रहा सर? तो देखिए, बात सारी ये है कि हम सब जीते हैं, जितने लोग पब्लिक लाइफ में, अपनी मुल्क की खातिर। अगर मुल्क तरक्की कर रहा होता है तो हमारा जोश जज्बा बड़ा अच्छा रहता है, और अगर मुल्क का डायरेक्शन खराब हो जाए तो हम सबको तकलीफ होती है, आपको भी मुझे भी। अनफॉर्चुनेटली जो कुछ हुआ है इन 18-20 माह में, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, कॉन्स्टिट्यूशनली, ह्यूमन राइट्स के लिहाज से, जो तरी चीज पे भी आप पैमाना देखना चाहें, मेरे लिहाज से बेहतरी के बजाय तनज़्ज़ुली पे चले गए। अच्छा। एक तो ये कि हम तनज़्ज़ुली पे गए, वो भी एक बात जो है वो उससे गम देती है। उससे ज्यादा दूसरा गम ये होता है कि बाकी दुनिया बड़ी तेजी से तरक्की कर रही है और हम बहुत पीछे रहते जा रहे हैं। जी। जब मुझे अफगानिस्तान की करेंसी जो है वो 83 रुपए पे होती है और मेरी 284-85 के ऊपर चल रही है, तो मुझे वो मुंह चढ़ाती है। ठीक। जब मैं देखता हूँ कि अफगान रुपये की वैल्यू, अफगानी की वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है और मेरी डिप्रिशिएट हो रही है, जब मैं ये देखता हूँ कि अफगानिस्तान में अमन है और मेरे अभी भी दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, मुंह चढ़ाते हैं, मुझे अफसोस भी होता है। कुछ मसाइल हमारे 1971 से चल रहे हैं। अच्छा। आज 52-53 साल के बावजूद जी। हमारा मुल्क का उस हिस्से में हम अमन अभी तक नहीं ला सके। मुझे अफसोस होता है जब मैं अपने मुल्क की बहादुर अफवाज के बहादुर नौजवानों को सुनता हूं कि आज फिर किसी दहशतगर्दी के हमले में 2-4 लोग शहीद हो गए। हम कब तक अपने जवानों की लाशें उठाएंगे? ठीक। हम उनकी जवामर्दी को सलाम तो करते हैं, उनकी हिम्मत को भी सलाम करते हैं, उनके जज्बे शहादत को भी सराहते हैं, लेकिन वो भी किसी के बेटे हैं, वो भी किसी के बाप हैं। मैं उन अपनी बेटियों के संदूर के बारे में क्या कहूँ? हम्म। उनकी मांग उजड़ जाए आवाज तो करें। क्या कहूँ? अच्छा। जब बच्चे यतीम हो जाएं तो उनका क्या कहूँ? क्या तो बात मुझे तो अमन चाहिए, मुझे तो अमन चाहिए, मुझे अपने मुल्क में खुशहाली चाहिए, मुझे है। गुर्बत से छुटकारा चाहिए। ठीक। और इसका हल मेरे नज़दीक पहले भी वही था, आज भी वही है। जल्द से जल्द मुनसिफाना इंतखाबात। इंतखाबात लें जी। मैंने आपकी और बड़ी हमतन गोश होकर बात सुनी। जी सर। बहुत मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने सर मुझे मैं मौका आपका दी। मशकूर हूँ सर। तो ये है मेरी 6 माह के अंदर जहनी कैफियत। जिस्मानी कैफियत तो हम सब पूछते ही, ठीक। जब रूह लें जी। जख्मी हो शैला तो रजा जिस्म। साहबा, अब ज़रा शैला रजा साहबा की तरफ। शैला साहबा, आपने भी वो वक्त दश्ते तन्हाई के, मुश्किलात के, कैदोबंद की सोबतों वाले देखें, आपकी पार्टी ने भी देखे हैं। आपके साथ आपके शहर के एक बड़े अहम रहनुमा तहरीक इंसाफ के, उनके साथ ये वक्त गुजरा है। कैसे एनालाइज करेंगे क्या हुआ? देखे ना, आज भी वो खड़े हुए हैं मैडम। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ यहाँ पर बहुत कुछ होता रहा है और हो रहा है, और हर पॉलिटिकल पार्टी में ऐसे लोग भी हैं जो सख्त वक्त में खड़े नहीं रहते, और या तो वो किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं अपनी आइडियोलॉजी से, या
किसी और के साथ चले जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो खड़े रहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक तवील तारीख है। 56वां यौम तासीस जब हमने मनाया है कल, तो उसमें हमारे 2 चेयरपर्सन उनको शहीद किया गया। इसके अलावा हमारे कारकुनों की कमर पे 84,000 या 86,480 कोड़े पड़े। 17 लोगों को अलग फांसियाँ हुई, और उसके बाद मुकदमों की एक तवील फहरिस्त थी। पंजाब से बिल्कुल खात्मा कर दिया गया कि इतना लोगों को जो है वो सियासी तौर पर बेकार कर दो। जी, कि आवाज़ डिस्टॉर्ट हो रही है। शाला साहबा, ले शाला साहबा की तरफ वापस जाएंगे। अच्छा जी, अब फिरदौस जी, फिरदौस साहब ज़रा, कामरा साहब हैं हमारे साथ जी। शाला साहबा आप बात करें। हेलो जी जी, बोलिए बोलिए। जी। फिर इंजीनियर्ड इलेक्शन कर करके हमें एक सूबे तक पहुंचा दिया, और सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो कि उसके बाद बनती रहीं कि पीपल्स पार्टी ख़त्म हो जाए, वो हमारा मजाक उड़ाते रहे। तो फिर ये मुख्तलिफ पार्टी वो पॉलिटिकल होने लगी, तो फिर उन पे भी कुछ वक्त आए। तो हर उस पॉलिटिकल वर्कर को जिसने अपनी पार्टी के साथ खड़े होकर अपनी वफादारी निभाई, मैं सलाम करती। ठीक है, चलें। लें जी, ये तो बात हमने कर ली। अब ज़रा फिरदौस साहब हमारे साथ, कामरा साहब हैं जी, प्रोड्यूसर साहब। अच्छा फिरदौस साहब, मुझे ये बताएं, इतनी मुश्किलात पड़ी कि मुश्किल ही आसान लगने लग गई, आपके साथ ये वक्त तो नहीं आ गया? और दूसरा, ये खान साहब की मुश्किलात तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। आज भी साइफर केस का ट्रायल जेल में होगा, और जल्द अज जल्द 4 हफ्तों के अंदर उसको मुकम्मल करना है। 190 मिलियन पाउंड केस में नैब ने इमरान खान, बुशरा बीबी और दीगर के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया है। तो इलेक्शन में तो नहीं नजर आ रहे। आपका क्या इस वक्त है कि आप खुद इलेक्शन लड़ेंगे, लोग लड़ेंगे पार्टी के अंदर, कोर कमेटी के अंदर, क्या मामला चल रहे हैं सर? देखिए, पहली चीज तो ये है कि मैं इलेक्शन जरूर लड़ूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, पूरा इरादा है, जहां से पार्टी कहेगी लड़ूंगा। जिन हल्कों में पहले लड़ा था उधर से भी लड़ सकता हूँ, बाकी भी। जनरली स्पीकिंग मैं समझता हूँ मुझे लड़ना चाहिए उर्दू स्पीकिंग मेजॉरिटी एरिया से। कराची में बेतहाशा ऐसे इलाके हैं, उनमें से लड़ूंगा। जिनके रुतबे होते हैं सवा, उनके इम्तिहान भी होते हैं सवा। जैसे कि शैला कह रही थी, सिर्फ हमें अफसोस जो लगता है कि 4 दफ़ा इनकी हुकूमत आई है 1971 से लेके अब तक। जी सर। 2 दफ़ा बीबी की, 1 दफ़ा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की, और फिर आसिफ जरदारी का दौर जिसके अंदर इनके 2 मुख्तलिफ वज़ीर आज़म रहे, लेकिन 4 अदवार जमहूरियत के गुजरे हैं। ठीक है। इसी तरह PMLN के भी गुजरे हैं। अच्छा, हम भी कहते रहे और शायद उसके सबूत भी हों, लेकिन मैं आज उसको ज़ेर बहस नहीं लाना चाहता। ये बारी बारी की सियासत चल रही थी। ठीक है, बारी बारी। लेकिन जो बात तवज्जो की है वो शैला की है कि इतने जुल्म हुए, निज़ाम दुरुस्त नहीं हुआ। इससे कि हम तो कह रहे हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुई, लेकिन निज़ाम दुरुस्त नहीं हुआ। आज उसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत डेमोक्रेसी को डिरेल किया हुआ है। पाकिस्तान के आइन की इज्जत जो है वो सबको नजर आ रही है। पंजाब के इलेक्शन कब होने थे आइन के मुताबिक, और KP के कब होने थे। अच्छा, अब तो वो भी निकल गया कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि उनके नजदीक ये जो डिले है वो आईनी है या नहीं है। दोनों के जजमेंट भी आए हुए हैं और कमेंट्स भी आए हुए हैं। और एक चीफ जस्टिस साहब अतहर मिन्ना साहब ने जो कमेंट किया है, उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे किया है कि
पाकिस्तान का आईन पामाल हुआ। अफसोस की बात यह कि इसको के पामाली पर किसी शख्स को कोई सजा नहीं दी जा रही। ठीक है, पॉइंट। उसके अंदर वो नामजद जिन उन्होंने सबको नामजद कर दिया, मुझे उस पर एतराज नहीं है। जो गौर तलब बात है वो ये है कि आईन की पामाली हुई और सजा किसी को नहीं मिली। ठीक, चलें, ये बातें तो सर हम करते रहते हैं। मेरा आपसे एक सवाल भी है, मैं आपसे बाद में आता हूँ कामरान साहब के बाद, कि आपको चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए और बाकी लोगों को, अली मोहम्मद खान हैं, उसमें अली अमीन गंडापुर हैं, कुछ और लोग हैं, उनको क्यों नहीं नामजद किया? यानी मुश्किलात आप सहें और मज़े ले जाएं, वो आने वाले चांदनी रात को आके वकील जो हैं वो चांदनी रात का मज़ा ले जाएं, ये नाइंसाफ़ी नहीं है आपकी जमात के अंदर? ये मैं आपसे पूछता हूँ। लेकिन कामरान मुर्तज़ा साहब, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एक और की ज़रूरत है इस वक्त, और मौलाना फजल रहमान आज कह रहे हैं कि नैब ने जिस तरह तमाम अपीलें भी वापस ली हैं और नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जिस तरह पहले और अब किया, तो नैब वाजे हो गया। तो मौलाना फजल रहमान खुश हैं जो नवाज शरीफ को 5 साल के बाद बहुत जल्दी क्विक रिलीफ मिल रहा है, विद इन 1 मंथ? जनाब देखिए, जहाँ तक केसेस का ताल्लुक है, केसेस के हवाले से मेरा ख्याल ये था कि ये केसेस इक्विटल किए हैं, मगर जिस तरीके से उसको डील किया गया है, जिस तरह से जो है ना, जिस बूढ़े अंदाज में जो है ना ये डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस जो जिसको कह लें, डिस्पेंसेशन कह लें, खाली जो हुई है वो इस तरह से है कि हर एक का जो है ना वो उंगलियां उठने लग गई हैं। तो जो कुछ हुआ है इस तरह से नहीं होना चाहिए था। भले इसका नतीजा यही होता है, इंसाफ मिलना चाहिए कानून के मुताबिक, न सिर्फ इनको बल्कि सबको, मगर वो इंसाफ कानून के मुताबिक ही होना चाहिए। इसकी एक और एंगल देखते हैं। जैसे एक केस में जो इक्विटल हो चुकी थी मरियम बीबी की और उनके हस्बैंड की, तो अगर इक्विटल हो गई थी, फर्ज कर लीजिए कि वो केस, वो मैटर जब चला था, प्रोसीड किया था, और किसी और के खिलाफ अगर केस नहीं बनता था तो उसी वक्त उसको भी डिसाइड कर लेना चाहिए था। इवन वो बिफोर द कोर्ट नहीं थे, इवन उस सूरत में भी उसको जो उसके खिलाफ डिसीजन हो सकता था, उसके हक में डिसीजन हो सकता था कि उसने अपील भी ना फाइल की होती। तो ये इस तरह से जो निज़ाम जो चल रहा है उसके ऊपर जो है जिस तरह से चलाया जा रहा है, उसमें उंगलियां नहीं हाथ उठेंगे, और हाथ उठेंगे तो फिर खराबी होगी। ठीक, अच्छा, तो आप समझते हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होना चाहिए 1 लाइनर में? अभी वक्त की जरूरत है? देखिए, इसमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आप जितना भी करिए, जिनके दरमियान हुआ था, क्या उनके दरमियान वो चार्टर जो है वो बरकरार रहा था या नहीं रहा? मसला ये है, यहाँ पे पार्टीज जो है वो कमिटमेंट उस वक्त करती हैं जिस वक्त वो मुश्किल में आई होती हैं। उसके बाद क्या हम सब ने उन असूलों को नहीं तोड़ा जो कि सेटल्ड प्रिंसिपल हैं, जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल थे, वो सब ने नहीं तोड़े। इमरान खान साहब ने नहीं तोड़े, उनसे पहले वालों ने नहीं तोड़े, उनसे बाद वालों ने नहीं तोड़े। तो जब सब ने तोड़े हैं तो फिर आज आप ऐसा वादा क्यों करते हैं जिसको आपने तोड़ना है? ठीक है, लेकिन जी शैला साहबा, आपने 4 दफ़ा हुकूमतें की हैं और फिरदौस साहब का गिला यह है कि सारी मार कुटाई, सारी तहरीकें चलाने के बाद आप उसी तहरीक का हिस्सा बन गए जो कि जालिम की तहरीक थी। अगर इसे सख्त अल्फाज में कहा जाए तो आपको हुसैनी लश्कर में होना चाहिए था बकौल उनके। उनको तो आपका लश्कर यजीदी लश्कर नजर आने लग गया था 9 मई के बाद, जिस तरह नाइंसाफियां उनके साथ। मैं एक बात कहना चाहूंगी जनाब। मैडम, भुट्टो साहब की हुकूमत के 4 साल, बीबी साहिबा की 2 हुकूमतों के 20 महीने और 18 महीने, और भुट्टो साहब की जान का जाना, कोड़े पड़ना, जनरल जिलानी का जाके पंजाब में पार्टी बनाना, और सिंध में MQM और फंक्शनल का बनना। ये सारी बातों को भूलना तो नहीं चाहिए। फिर बीबी साहिबा के सामने IJI का बनना, और फिर बीबी साहिबा की शहादत, और उससे पहले उनका चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करना, और उस पे उनको इल्ज़ाम देना कि वो डील कर रही थी। तो फिर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को के लिए क्यों कर रही थी? अपने लिए करती, अपने आप क्यों आई? जबकि पता था कि सामने डिक्टेटर है। तो ये निज़ाम की बेहतरी के लिए हमारी कुर्बानी थी। लेकिन जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया तो उसके बाद जब 18वीं तरमीम में ये बात करनी चाहिए कि 62-63 ख़त्म कर दिया जाए, तो मियाँ साहब राज़ी नहीं हुए। फिर जब बात हुई कि नैब को ख़त्म कर दिया जाए तो बात नहीं हुई। फिर जब वो खुद आए तो उन्होंने जस्टिस नोटिफाई करने का जो तरीक़ा था उसको भी जो है ख़त्म कर दिया।
तो पहले तो हमारे लीडर्स को खत्म किया जाता रहा, हमारे वज़ीर आज़म को घर भेजा जाता रहा, तो आपने भी वही किया ना 16 माह में उस एक मिनट, लश्कर के साथ मिलकर। एक मिनट, ये बेचारे फिरदौस शमीम नकवी जैसे इंसान को, भले मानस इंसान को। जी एक मिनट, जी जी, एक मिनट प्लीज। जब देखा कि भाई अब दूसरी पार्टी भी कुछ सियासी हो गई है, तो जनरल जहीरुल इस्लाम का एक क्लिप वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि हम थर्ड ऑप्शन के तौर पर पीटीआई को लेकर आए। वो थर्ड ऑप्शन का भी परवेज मुशर्रफ से 100 सीटें मांग रहा था और परवेज मुशर्रफ उसे 40 सीटें देना चाह रहा था। कभी एहतिशाम ज़मीर से डील कर रहा था, और जब थर्ड ऑप्शन के तौर पे उसे लाया गया तो उसके साथ तमाम लोगों को बिठाया गया जो उसकी लेजिस्लेशन नहीं होने देते थे, और उसे फोन कराना पड़ता था जिन्होंने बिठाया था। अच्छा, तो 3 साल 8 महीने में क्या हुआ वो अगर आप देखें तो उसकी कारकर्दगी 10 साल में हमें केपी में नजर आती है। 79 बिलियन जिस पे कर्जा था 1000 बिलियन हो गया, पैसे देने को नहीं है। नेशनल ग्रिड की भी जो बन रही थी वो बन रही है। तो फिर इनका अंजाम सही हुआ। अपनी बना सकते थे, सिर्फ पीपल्स पार्टी ने अपनी बिजली बनाई। देखिए, इल्जाम इसलिए सही है कि अगर ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज बनती रही और अपने आप को हुसैनी कहती रही, अगर ऐसे जर्नल्स जा जाके लोगों के पॉलिटिकल पार्टी बनाते रहे, अगर ऐसे MQM बनती टाइप जमातें बनती रही, अगर ऐसे जही सिंध में बनती रही कि इमाम मसाजिद को रातों रात खड़ा करके इलेक्शन लड़वाने की कोशिश की जाती रही, ठीक है। आपकी आवाज का बड़ा मसला आ रहा है। खत्म करके पॉलिटिकल पार्टी खत्म करने के लिए सब कुछ हुआ ना। बचाना है, अगर बचाना है तो ठीक है, बचाएं आके हमारे साथ, लेकिन हम तो सबसे ज्यादा बुरे थे इनकी नजर में। हुन दसो फिरदौस साहब, आपने खुद को तो उस लश्कर में, छोड़ सकते थे, मजलूम लश्कर में जिसे हुसैनी लश्कर कहा जाता है उसमें रख लिया, लेकिन 2018 से पहले आप खुद उन्हीं तमाम लश्करों के साथ और उन्हीं तमाम लोगों के साथ मिलकर इस सारे निज़ाम की तहस नहस मचा रहे थे, और 4 सालों में भी आपने ये किया। आप कैसे कह सकते हैं जनाब, आपको तो जिन्होंने लाया था उन्होंने इबरत का अंजाम बना के हमें दिखा दिया और आप भी फिसे गए बीच में। फिर दोस्त साहब बताते खुद। किबला 2 तरीके से गुफ्तगू आगे बढ़ाई जा सकती है जनाब। मैं तारीख से एग्जाम्पल्स कोट कर करके शैला को भी गुस्सा दिला सकता हूँ, कामरान साहब को भी आ सकता है। अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जिक्र करेंगे तो वो भी अयूब खान को डैडी कहते थे। अगर बेनज़ीर भुट्टो आई तो वो कंडीलेसा राइस की किताब पढ़ लीजिए कि उनकी डील किससे हुई थी और कैसे हुई थी, ठीक है, और वो क्यों आई थी, कैसे हुआ था। तो ये छोड़ दीजिए, जो जिससे गलतियां हुई वो हुई। आज पाकिस्तान का जो अंजाम है वो हम सब सियासतदानों की गलतियों की वजह से, या सियासतदानों के अलावा भी कुछ लोग हैं। क्या इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी को अप्रूव करने वाले जजेस को माफ कर देंगे? क्या इस मुल्क के अंदर तमाम इंस्टीट्यूशंस आज तबाह हो गई हैं तो उसके लिए ब्यूरोक्रेसी को माफ कर देंगे? क्या इस मुल्क के अंदर बार बार मार्शल लॉ और पीछे से सियासतदानों को कुतपुतली की तरह इस्तेमाल करते हुए उन जर्नैलों को माफ कर देंगे? क्या इस मुल्क के 2 लाख होने के पीछे जो अवामिल थे उनको माफ कर देंगे? अच्छा, क्या इस मुल्क के पहले वजीर आजम को गोली लग गई, उसके कातिल नहीं पकड़े गए, उनको माफ कर देंगे? या जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जुडिशल मर्डर हुआ, उसको माफ कर देंगे? हमने अपनी तारीख को मस्क किए हुए, ठीक है। या तो आप तारीख के पे जो पर्दे डाले हुए हैं उन पर्दों को, स्टेट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर दिन दिहाड़े हमला करके आप जैसे शरीफ इंसानों को दहशतगर्द का लकब ठहरवा दिया, उसको भी नहीं माफ करना चाहिए? बिल्कुल। देखिए, मैं एक चीज जानता हूं, अगर मैंने इस मुल्क से मोहब्बत के अलावा कुछ और किया है, मैंने इस मुल्क के इदारों के साथ मोहब्बत के अलावा कुछ और किया है, तो मुझे जो सजा देना चाहते हैं दें। मैं ना इंडिया का एजेंट हूं, ना कभी बनूंगा, ना मैं रॉ का एजेंट हूं, ना मैं मोसाड का एजेंट हूं। मैं तो खालिसतन अपने आप को पाकिस्तानी समझता हूं। हाँ साहब, मैं बाजी चाहे फाल है दुनिया मेरे आगे। मुझे हंसी आती है कि मुराद अली शाह जैसे समझदार आदमी, उनको शहबाज शरीफ ने, मोहसिन नकवी ने, वो केपी के मरहूम चीफ मिनिस्टर ने क्या बेवकूफ़ बनाया कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जो सेंसस 30 मई को मुकम्मल हुआ था उसको उन्हीं ने 8 अगस्त को अप्रूव कर दिया। ठीक,
इलीगल गवर्नमेंट्स के साथ। चलें और अब वो कहते हैं कि ये हमसे गलती नहीं हुई। उन्हें कहा हमें ये नहीं पता था। मैं मुराद अली शाह को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, शैला को भी जानता हूँ। ये सब बड़े समझदार और सियाने लोग हैं चूना लगा और ये रहे हैं अपनी इनको। समझदारी और सियाने होने की देते रहेंगे मिसालें। ठीक है मैं जी, वो कामरान बातें नहीं साहब, करूंगा, मैं मैं पूछता वो हूँ, बातें नहीं करूंगा कि के पीटीआई के एमएनएस को रखा गया, कहाँ रखा गया। ठीक है, जरा मैं ये टाइम बात दीजिएगा। नहीं कामरान करूंगा मुर्तज़ा साहब कि से भी ले लो, फिर ब्रेक लेंगे। रियाज आजिज जैसे लोगों को जमहूरियत के नाम के ऊपर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बना दिया गया। ये सब कुछ हमने मैं देखा ये है। बात नहीं करूंगा शैला से कि मैं यार- उसी फ्लोर पे इनसे भी दरखास्त करता रहा, इनके उन लोगों को करता रहा कि आपकी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कहती थी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन जो है ऑपोजिशन का होना चाहिए। नहीं हुआ। क्या इस में से कामरान करप्शन? साहब जरा टाइम दे दे, जरा थोड़ा सा आपकी बात सुनते हैं, ब्रेक के बाद सुन लेंगे, तफसीलन सुनूंगा। कामरान साहब यार ये रोला शोला मका दें सर, अब खत्म कर दें, सबको माफी तलाफी हो जाए। अगर सबको माफी तलाफी सियासतदानों को नहीं होनी तो फिर सबको कटहरे में लाया जाए, उन गैर जमहूरी ताकतों को भी, या फिर आगे सीधा वे है कि साफ शफाफ इलेक्शन हो और नए तरीके से तारीख को लिखा जाए। यहाँ से जनाब। इलेक्शन साफ शफाफ होने चाहिए इन एनी केस, भले हमारे मुखालिफ आए, भले हम आए, कोई भी आए। अगर इलेक्शन साफ नहीं करवाएंगे तो उसके नताज मुल्क के लिए ठीक नहीं होंगे। माफी तलाफी जो है वो अगर आप हर दफा देते रहेंगे तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि कानून जो है मैं कल आपने तोड़ा होगा, उसके बाद आने वाले कल में मैं तोड़ लूंगा, उसके बाद आने वाले मजीद फिर कोई 4 दिन के बाद कोई और बहन भाई तोड़ लेगा। तो ये फिर इस तरह से जो है ना वो नहीं होगा। आप अपने कानून का एहतराम जो है वो जरूर करिए। जिसने जिस तरह से उसके खिलाफ अगर कोई एविडेंस आ जाती है तो उसके खिलाफ प्रोसीड करना चाहिए। इस बात पे जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज न करे, मगर इलेक्शन भी जो है ना, क्योंकि वो भी एक कानून का हिस्सा है, फेयर और दस्तूर का हिस्सा है, फेयर इलेक्शन होना चाहिए। जिसकी भी गवर्नमेंट आए उसको हमको एक्सेप्ट करना होगा। ठीक, चलो बहुत शुक्रिया कामरान साहब, आप हमारे साथ थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस पर मजीद बात करेंगे कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए फिरदौस शमीम नकवी साहब और दीगर लोग क्यों नहीं नामजद हुए। ब्रेक के बाद लें जी, एक बार फिर से खुशामदेद। हमें उज़्मा कारदार साहबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा ने ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया उज़्मा साहबा। एक तो बिलावल कह रहे हैं कि अवाम मुल्क की किस्मत और इन दो शख्स के हवाले ना करें, यानी हमारी किस्मत को इन दो अशखास के हवाले ना करें। एक नवाज शरीफ हैं और एक इमरान खान, जिन्होंने हमेशा नफरत और तकसीम की सियासत की है। एक ये, और दूसरा आपके आने से पहले फिरदौस साहब भी बात कर रहे थे, उनकी बातों से तो मैं एक ही नतीजा अक्स करके बैठा हूं कि आपने 1.5 सालों में पाकिस्तान कौम और बिलखसूस तहरीक इंसाफ के लिए यजीदी लश्कर का रोल बड़े अच्छे तरीके से अदा किया, माशाल्लाह। अच्छा, ये आपके प्रोग्राम में ये बातें होती रही है मुझसे पहले। अच्छा, विकास, काश के मैं शुरू में ज्वाइन कर लेती तो मुझे ज्यादा बेहतर तरीके से मौका मिल जाता। नहीं, उनका जुमला नहीं है, ये मैं बात कर रहा हूँ। ये फिरदौस भाई के ऊपर इल्जाम नहीं लगाऊंगा। किसी भी मुसलमान को यजीदियत की तरफ नहीं धकेला। मुझे तो इन्होंने यजीद कह दिया, पता नहीं किस और नहीं कहा उन्होंने नहीं कहा। और बेसिकली जालिम है, जालिम तो है ना आप, वो तो माने आप 16 माह में कौम के लिए भी, उनके लिए भी। हम लोग जालिम तो नहीं हो सकते, हम तो नजरियाती लोग हैं। अच्छा। और नजरियाती लोग कितना जुल्म कर सकते हैं। नजरियाती लोग एक कॉज के लिए निकले होते हैं सियासत में। हमारे पास भी अल्लाह ताला का दिया सब कुछ है। अगर हम सियासत में आए तो एक जज्बा लेके पाकिस्तान हम लोग अपने घरों से निकले, और हम वो लोग हैं जो अपने जेब से पैसा लगाते हैं सियासत में। हमारा कोई हमने अपनी फैमिली लाइफ कुर्बान की है पाकिस्तान की। तो ये तो मेरे ख्याल में ज्यादती होगी अगर आप कहें कि हम लोग फैमिली लाइफ किसने, हम लोगों ने तो हर चीज कुर्बान कर दी है। अच्छा। दूसरे देखे ना, बात सारी ये है कि मैं फिरदौस शमीम नकवी साहब की बात सुन रही थी। मैं इनकी बड़ी इज्जत करती हूँ। ये बहुत रख रखाव वाले इंसान हैं, और इस तरह के बहुत सारे और भी नजरियाती लोग हैं जो कि पीटीआई के हैं। अफसोस सिर्फ इस बात का होता है कि वो लीडर जिसको हमने समझा था कि वो नया पाकिस्तान बनाने जा रहा है और वो करप्शन के खिलाफ जंग लड़ेगा, पीएम बनने के बाद उसने ऐसा पैंतरा बदला कि मैं तो बिल्कुल यकसर उसको पहचान ही नहीं पाती थी। वो बिल्कुल
कोई और इमरान खान करके कोई उसका जो उसको कोई जो लॉयल्टी जो है या आप के साथ जो एक खलूस है उसकी उसने बिल्कुल कदर नहीं की और ऐसे लोग अपने इर्द गिर्द जमा कर लिए जो कि अपने एजेंडे पे थे। फिरदौस भाई, अब इन लोगों ने अगर इन लोगों ने मेरे ख्याल में नजरियाती लोगों को भी इस्तेमाल किया। इन्होंने रियासत पे जब हमला करवाया तो इनके दो ग्रोह थे। एक वो ग्रोह था जो कि मुराद सही टाइप के लोगों और ये गंडापुर और इस तरह के जो लोग हैं ना, ये वो लोग थे जिन्होंने 9 मई की अटैक की सारी प्लानिंग की थी। चले मैं आपकी बात समझ गया हूँ, इधर थोड़े आपकी आवाज भी डिस्टोर्ट हो, आज पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। फिरदौस साहब, ये कैसे हो सकता है? फिर मैं शैला साहबा की तरफ जाऊंगा। कौमी सलामती के इदारों पे आप अटैक करें और आपको कोई जी पूछने वाला, ठीक है समझ आ गई। फिरदौस साहब आपने सुन ली उनकी बातें, फिर शैला साहबा भी इसका वो आपकी बातों का रिस्पॉन्ड करेंगे। आपने मुझसे वो नवाज शरीफ के मुतालिक एक जो बात पूछी थी, जरा उसका भी मुझे जवाब दे लेने दें। वो नवाज शरीफ साहब तो तकसीम करते रहे हैं बकौल बिलावल के, नफरत की सियासत। जल्दी करें, जवाब दे दें। आपने मुझसे उसका जवाब नहीं लिया ना आपने नवाज शरीफ साहब के मुताबिक पूछा था मुझसे, आपने उसका जवाब तो लिया नहीं। देखिए, नवाज शरीफ साहब वो हमारे लीडर हैं कौम के, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 40 साल वक्त किए हैं पाकिस्तान के लिए, और उनके जमाने में जितनी तरक्की पाकिस्तान ने की बिल्कुल पहले नहीं की थी। जब वो 2017 में गए थे तो 5.8 ग्रोथ रेट था, और उन्होंने दहशतगर्दी से जो थी पूरी कौम जिसकी लपेट में 2013 में थी, उससे हमारी जान छूटी, हमारी जान लोड शेडिंग से छूटी। जितनी यूनिवर्सिटीज बनी हैं और जितने हॉस्पिटल्स बने, सब अल्लाह करता कि ये 2018 में भी जब आप तहरीक इंसाफ का हिस्सा थी तो ये काम आपको याद रहते हैं उनके। आज याद कौम के दिल में उनकी मोहब्बत है, लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत अभी भी है। तो ये ना आप कहें कि जी उन्होंने जो था वो नफरत की सियासत की, तकसीम की। फिरदौस साहब, फिर शैला साहिबा की तरफ उनकी बहुत पजीराई सूबे को खुद देख लिया था। ठीक, फिरदौस साहब आपने बात सुन ली यार। आप देखें ना, मैं भी वही सवाल कर रहा था कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को चाहिए था कि सबसे पहले कॉल करता या करवाता कि वो फिरदौस शमीम नकवी, वो मेरा यार, मेरा सिपाही, जो कि जुल्म सब कुछ सह के आज भी बैठा हुआ है, उसको चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए नामजद कर दो। लेकिन उसने 4 वकील मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। तो सही कह रही है पहले सवाल उस्मा साहबा, सही कह रही है कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद ही मुनाफिकत शुरू कर दी थी जनाब। फिर शैला साहबा, आखिरी सवाल का पहले जवाब दें, इसलिए कि वो लगता है आपको ज्यादा उसकी फिक्र है। अच्छा, पहली चीज ये, पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों में एक लीडर ने रिवायत कायम कर दी कि उसने हमेशा बात की कि मैं मरूसियत के खिलाफ हूं। आज इस जमात को बनाए हुए 27 साल हो गए। उसने कभी ना अपनी बीवी, ना करें, ना अपने बेटों, अच्छा, ना अपनी बहनों को सियासत में आगे लेके आए, ना बहनोइयों को। नहीं, ये जो कल ऑडियो लीक हुई है, मुझे लगता है शामिल करें भाई। 3.5 साल पाकिस्तान चलाया। शैला जरदारी साहब बेनजीर के शौहर होने के बलबूते पे आए हैं। वो उस्मा साहिबा बोल रही हैं, और उस्मा साहिबा बोल रही हैं तो उस्मा साहिबा को भी बोलने दें। उस्मा कारदार साहिबा बोल रही हैं तो मैं इनको सलाम पहले कर लेता हूं, उसके बाद बात कर लेंगे। लेकिन जो बुनियादी चीजें हैं, ये नहीं लगता है PMLN ज्वाइन कर लिया, आपने मुझे तारुफ नहीं कराया था कि कौन बैठा हुआ है, तो इसलिए मुझे समझ भी नहीं आया। तो एनीवे आगे चलते हैं। दूसरी चीज देखिए, ये सारी जो आई थी, ये कहते रहे थे कि हम बड़े तजर्बाकार हैं। अच्छा, PDM के इनको पता था, ये कहने आए कि 9% महंगाई बहुत ज्यादा महंगाई है। ठीक है, तो ये तो बातें बड़ी दफा होगी ना। मुझे ये बताएं कि इमरान खान कह रहा है कि मैं बहनों को नहीं, अब बहनें भाभी के ऊपर इल्जाम गर्दान रही हैं, भाभी बहनों के खिलाफ है, ऑडियो लीक में सामने आ रहा है। मुझे लग रहा है नंद और जो यहाँ पर भाभी वाला सिलसिला है वो शुरू हो जाना, स्टार प्लस लग जाना तहरीक इंसाफ के अंदर, और मुझे इम्कान है कि भाभी को भी ड्रॉ करना पड़ जाएगा। ये सारी इनके दिलों की ख्वाहिशात हैं।
पार्टी मुस्तहकम है। पार्टी मुस्तहकम। कल इलेक्शन हो जाएगा इंट्रा पार्टी इंशाल्लाह। उसके बाद पार्टी तो आपके लॉयर्स ने टेक ओवर कर ली है। आप में तो वजह ही नहीं। उज़मा मैं जिसने भी टेक ओवर की ना, हमें तो तकलीफ नहीं है, आपको बाहर बैठ के क्यों तकलीफ हो रही है? ये तो हमारी, क्योंकि पहले भी पार्टी को जी मैं बात करना चाहता हूँ, बात करने चाहिए यार शाला साहब, देखिए बड़ा टाइम हो गया उनसे बात करने। मैं बात आपको उस्मा को रोकना पड़ेगा बीच में कि बारी बारी बोले। बारी बारी सर, बारी बारी। अब जरा शैला साहबा की बारी है। आपको रोके सके, इनमें बर्दाश्त का कभी भी नहीं था जब हमारी पार्टी में थे, तब अच्छा भी देखिए बात शैला साहबा आप बताए ना, नेपोटिज्म वाली पार्टी आपकी, जरदारी बेनजीर को इस्तेमाल करके ऊपर आ गए, तो आज अगर बहनें भी आ जाएं, भाभी भी आ जाए, तो क्या मसला है यार? देखिए पीटीआई जिसको नामजद करे उसमें जो कुछ हो रहा है उनका है, मैं इस पे बात करना नहीं चाहती। अब मैं बात जो करना चाह रही हूँ वो ये करना चाह रही हूँ कि देखिए जुल्फकार अली भुट्टो किसी डिक्टेटर के रेफरेंडम को सपोर्ट करके उससे सीटें मांग के इस तरह करके नहीं आए थे। इस्कंदर मिर्जा, बेगम नुसरत भुट्टो, एक मिनट प्लीज, बेगम नुसरत भुट्टो, इस्कंदर मिर्जा उनके रिश्तेदार थे, उन्होंने एक पढ़ा लिखा आदमी देख के उन्हें शामिल किया था। उसके बाद अयूब खान 4 दिन बाद आया है हुकूमत में, तो पहले ये कर लें। और हमारे मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ बात करने का तरीका होता है, सिंध का भी कल्चर है। दूसरी बात जो बात मुझे करनी थी वो ये करनी थी कि कोंडोलीज़ा राइस कोई सदाकत का और उसका कहीं से मेडल नहीं लेकर आई कि उन्होंने लिख दिया। अगर उन्होंने लिख दिया तो ट्रंप ने भी कहा कि कासिम सुलेमानी की मौत पे जो है शहादत पे इमरान बहुत खुश थे, और हमने भी सुना कि ट्रंप को इन्होंने कहा था कि आप सॉलिस बन जाएं कश्मीर पे और पाकिस्तान के इशू पे, और फिर कश्मीर किस तरह गया वो भी सबको पता है। तो देखें तारीख को अपनी ऐनक से नहीं एनालाइज करें। अच्छा, जहां तक बात है मुराद अली शाह की, जब उन्होंने सेंसस के रिजल्ट को अप्रूव किया तो उस वक्त ब्लॉक का रिजल्ट नहीं आया था, जितना रिजल्ट आया था उसको अप्रूव किया था कि ये अप्रॉक्सीमेटली ये सही फिगर है, लेकिन जब ब्लॉक का रिजल्ट आया तो हमें एतराजात थे। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद इन्होंने की थी कि हमें सीओडी के मुताबिक इन्होंने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं दिया। सीओडी की सिग्नेटरी 27 जमातें थी, आप नहीं थे, आप उसका मजाक उड़ाते थे, तो फिर आपको क्यों देते? अच्छा, उसका कौन सा वो नहीं दी थी आपको, स्टैंडिंग कमेटी जो होती है उसका जो भी उसके अकॉर्डिंग था। मेरे इस वक्त वो जरा बातों में निकल गया क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी जवाब देना है। बेनजीर भुट्टो सियासत में ना जल्दी करें जरा, फिर बेनजीर भुट्टो सियासत में ना आती, पहले तो बेनजीर भुट्टो से शुरू होना जुल्फकार अली भुट्टो के बाद, लेकिन उन्होंने उनकी गिरफ्तारी हुई, उन्होंने जेल काटी, उसके बाद उन्होंने सियासत शुरू की। इसी तरह जरदारी साहब का सियासत से ताल्लुक नहीं था, इसके बावजूद कि उनके वालिद एएनपी में थे, लेकिन उन्हें गिरफ्तार किया गया, उन पे इल्जामात लगाए गए। उसके बाद उन्होंने बाकायदा जर्नल सियासत में लियारी से जीता, कोई घर बैठे नहीं आ गए। अगर आपका नजरिया ही मजबूत नहीं है कि आपके बच्चे उस पर चलें, आपकी बीवियां जितनी भी हैं उसके ऊपर चलने की कोशिश करें या बहनें, तो इसमें हमारी क्या गलती है? हमने तो ये देखा है तारीख में कि नजरिया मजबूत होता है तो घर से सपोर्ट पहले मिलती है। इंसान चला भी जाए तो घर के मर्द औरतें उसका नजरिया लेके चलते हैं। इसमें क्या बुरी बात है अगर एक आदमी, एक लड़का जद्दोजहद कर रहा है? बाकी लीडर्स के बच्चे तो लूट पीट के जो है वो बाहर एंजॉय कर रहे हैं। तो ये तो मुझे समझ नहीं आई कि अगर कोई पाकिस्तान में रह के जद्दोजहद कर रहा है, ये देखते हुए भी उसके मामू की लाश है, उसकी माँ की लाश, उसके नाना की लाश घर भेजी जा चुकी है, तो आप इसे मौरूसियत कह रहे हैं। हम क्या करें अगर आपके यहाँ के लोग नजरिए पे नहीं चल रहे? ना ऑर्गेनाइजेशन, ना एमपीए एमएनएज, ना वजीर, ना औलाद, ना बीवियां, ना बहनें, तो इसमें हमारी तो गलती नहीं है। जब नजरिया ही नहीं था तो कैसे चलें सब? ठीक है, पॉइंट खत्म। उस्मा साहबा, एक तो आपके अंदर तहम्मुल नहीं है जब तहरीक इंसाफ में थी और अब भी, ये उनका बड़ा गिला है, और दूसरा आप इनके हक के लिए आवाज उठाएं। मैं चाहता हूं कि मेरा यार गार फिरदौस शमीम नकवी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए नामजद हो। ना इंसाफी कर रहे हैं, जुल्म ये सहें, चांदनी रात के मजे वकील ले ले,
आवाज उठाएं इनके हक में। नहीं विकास, ये हो नहीं सकता है क्योंकि इमरान खान जो है ना, अफसोस से कहना पड़ता है कि निहायत एहसान फरामोश है। जिन जिन लोगों ने कुर्बानियां दी और बहुत असर से कुर्बानियां साला साल दी, वो यकसर उन्होंने उनको नजरअंदाज कर दिया। और किसको उन्होंने अपने पूरे माइंड पे कंट्रोल दिया, वो आपको भी पता है, वो मुझे भी पता है। और किस तरह वो अमलियात के पीछे और उनका जो अकीदा, मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि वो इतना ज़ईफ उनका अकीदा हो गया कि तोहम परस्ती जो है उसने टेक ओवर कर लिया है। कि अब यानी कि अब कहने की बात है कि 1 जनवरी को अगर निकाह नहीं पढ़ाया जाता 2018 में, तो इसका मतलब है वो प्राइम मिनिस्टर बन ही नहीं सकते थे। और उन्होंने मन इस पर यकीन भी कर लिया और उसकी वजह से इद्दत में शादी भी कर ली। तो ये इस तरह की बातें जो है ना, ये इसका मतलब है आपको का कोई नजरिया कभी पूरी जिंदगी नहीं रहा। आप सिर्फ एक पावर पॉलिटिक्स के चक्कर में आए थे और वो फिर 2 जो था सारा उसका राजपाश हो गया। और 3.5 साल के अंदर अंदर पता चल गया कि किस तरह से करप्ट लोगों का टोला आपने अपने इर्द गिर्द भरा हुआ था, जिन्होंने दोनों हाथों से पाकिस्तान को लूटा है। तो अब आए बाएं शाएं करने से कुछ नहीं होता। किसने कहा था कि मशवरा किसने दिया था कि रियासत पे हम हमला करें, जाके GHQ को अटैक करें, जाके अब जिना हाउस को अटैक करें, आप एयर बेसिस को जाके अटैक करें, शोधा की यादगारों को मस्मार करें? किसने आपको मशवरा दिया था? तो अब जो है ये तो भुगतना पड़ेगा। इसलिए ये इनका कुछ नहीं बनना। अब सिर्फ जो लॉयर्स है ना, वो भी अपने मुफाद के लिए इमरान खान के साथ जुड़े हैं। आई एम श्योर उन्होंने कहा होगा कि जी हम आपसे कोई फीस नहीं लेंगे, हम आपके सारे फ्री में मुफ्त में लड़ लेंगे आपके केसेस, आप हमें बस टिकट दे दें। चलें फिर दोस्त साहब, अब आपका माइक है। एक तो शैला रज़ा साहिबा की बात देखें ना, शैला साहब ने जो बात, शैला रज़ा ने जो बात टाइम तो दे देना, आगे बढ़ाओ। तो देखें, अगर कोई मेहनत करता है, अगर किसी के बच्चे जो हैं, औलाद जो है वो मेहनत करती है, दिन रात पार्टी के लिए अपनी जो खिदमात पेश करते हैं, तो इसमें क्या मुज़ाहिका है कि और अब मैं मरियम नवाज शरीफ का आपको मैं मिसाल देती हूँ। उन्होंने कितना 160 दिन तो जेल उन्होंने काटी और उन्होंने उनके पास ना कोई पब्लिक ऑफिस था, तब भी उनको इतने विक्टिमाइज किया गया। अब जरा फिर दोस्त साहब, बस ठीक है, पॉइंट समझ आ गई। अब वो इतनी अगर मेहनत कर रही हैं, और अगर वो इलेक्शन लड़के अगर आती हैं अब पार्लियामेंट में, तो आपकी सेहत पे क्या असर पड़ रहा है? ये लें जी फिर दोस्त साहब, बिलावल और मरियम को छोड़ दें, अपने बच्चों को लंदन से वापस लाएं और वो भी मेहनत करें, बहनें भी मेहनत करें, भाभियां भी मेहनत कर लें और आगे आ जाएं। इसमें क्या हर्ज है? फिर दोस्त साहब, माइक इज योर्स। मैंने पहली चीज ये है कि जो मेहनत करे, पार्टी का इलेक्शन लड़े, आ जाए आगे, हमें कोई इतराज नहीं होता। लेकिन ये नहीं हो सकता कि उस पार्टी के अंदर लीडर कोई बन ही नहीं सकता जिसके नाम के आगे शरीफ ना लगा हो और या भुट्टो ना लगाए। देखिए बात सारी ये हमारे प्राइम मिनिस्टर तो हुआ ही नहीं, आपकी जबान अड़ा गई। देखिए मैं बिल्कुल खामोश बैठा रहा, नहीं किया। अगर ये दोनों सब 2 खवातीन को छेड़ दिया आपने आज। अगर उस्मा का आपने माइक नहीं बंद किया तो मैं अब खामोश हो जाऊंगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ फिर दोस्त साहबा एक आप बता देना, शाहिद खान अब्बासी जो यार उस्मा साहबा एक मिनट आपने नहीं बोलना। 1 मिनट उस्मा साहबा, 1 मिनट, वो शैला साहबा भी नहीं बोल रही। 1 मिनट फिर दोस्त साहब, मसला ये है कि आपने ना 2 खवातीन के साथ जरा डायलॉग करना है, तो जरा ध्यान से जी। अब नहीं देखिए, मैं तो तकाज़ों को पूरा कर रही हूँ। शिकायत नहीं होती, वो बीच में नहीं इंटरफेयर करती, इससे कि शी विल रिस्पेक्ट माय अपनी बारी पे वो मुझे जितनी सख्त बात कह लें, एंड उनके पास ये एबिलिटी है कि वो मेरी बात भी सुन लेंगी। उस्मा के साथ इशू हमेशा रहता है। अच्छा। तो प्लीज, मैंने इसलिए शैला का नहीं लिया। बात सारी है मैं आपको खुश रखने के लिए इस इशू को जिंदा रखूंगी। अच्छा ना, चुप तो करें जरा, बोलने जी फिर दोस्त साहब, या नाराज ना करें। दूसरी चीज ये है कि मैं समझता हूं कि जज, ज्यूरी एंड एग्जीक्यूशनर एक शख्स नहीं हो सकता। इस मुल्क के अंदर अगर इस साजिश की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वॉलंटियर कर रही है, आज फिर वॉलंटियर कर रही है क्या कि एक प्रॉपर जुडिशियल इंक्वायरी कर लो। आज 6 महीने हो गए, एक शख्स को कन्विक्ट नहीं कर सके।
मई से लेके हम दिसंबर के महीने आ गए हैं। वो पिक्टोरियल प्रूफ्स, वो बताएं कि पंजाब पुलिस कहाँ गायब थी, वो बताएं ठीक, कि क्यों नहीं टीयर गैसिंग हुई थी, क्यों नहीं वाटर कैनन का इस्तेमाल वो हुआ कह था, रहे हैं आज क्यों वो नहीं रबर बुलेट अनूश हैं इस्तेमाल- एसपी इन्वेस्टिगेशन, वो कह रही हैं सारे सबूत हैं, टेंशन ना लें, आपका ये भी शौक पूरा कर देंगे वो। नहीं, वो शौक क्या, वो खबरें छप चुकी होती ना, वाटर कैनन चलती हुई, ठीक। वीडियोस आई हुई होती। वो पंजाब पुलिस के आईजी को क्यों नहीं फारिग किया? क्या आज हमें पता नहीं है कि कोर कमांडर के घर चला के साहब। आसपास क्या होता है? मैं वहीं रहता था। नहीं, अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। जो हाँ बाकी जी, लोग बात कर रहे बड़ी थे ना, कि शैला बीबी बात कर रही थी या कुछ, तो मत भूलें कि जुल्फकार अली भुट्टो के बेटों ने भी क्या किया था। क्या और जुल्फकार हमने नहीं बनाई थी, रियासत के उनका दिल दुखा हुआ था, लेकिन उस वक्त के जर्नैल के खिलाफ वो खड़े हुए थे, उनके बाप को हुआ था, लेकिन वो खड़े हुए थे रियासत के खिलाफ। ठीक, अब जी वो शाला उसको साहब, जस्टिफाई करना चाहें कर लें, वो जस्टिफाई कर लें कि उनका प्राइम मिनिस्टर होते हुए उनके भाई को कराची के चौराहे पे कत्ल किया गया और किसी को सजा नहीं हुई। अच्छा, मैं ये ये बात करना चाह रही थी। चला साहब। इसका बता दें मैं कि एक बात करना इसके चाह बाद रही के थी। बेनजीर भुट्टो को शहीद किया गया, बेनजीर भुट्टो पे कातलाना हमला हुआ, उसके बाद 5 साल हुकूमत रही, $10 मिलियन भी खर्च किए मैं गए, यूनाइटेड नेशन से टीम भी आई, लेकिन किसी एक शख्स का नाम नहीं आया। जिसका अच्छा, नाम मैं लेते बात थे, कर लूं। अब जिसका जरा शाला साहब नाम को दे दें लेते माइक। थे, जिसका नाम मैं लेते बात थे, कर लूं। उसके ऊपर भी मैं बात नहीं कर किया। लूं, दूसरों को भी टाइम दे दे। मैंने तो देखिए, मैं आपको ये दोनों बात से कम कहना टाइम चाह दिया, रही थी। टाइमर ऑन मैं किया ये हुआ है। बात कहना चाह रही थी कि देखिए, पीटीआई के अंदर क्या हो रहा है ये उनका मामला है। वो किसको देते हैं, किसको नहीं बनाते हैं, ये उनका अपना मामला है। लेकिन जहां तक पीपल्स पार्टी की बात है, तो यहाँ पे तो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन तक बनानी पड़ी, तलवार का निशान लेके तीर अपनाना पड़ा कि किसी तरह इसको मिटा दिया जाए। मखदूम अमीन फ़हीम के पास भी इसकी लीडरशिप गई, प्राइम मिनिस्टरशिप जो है वो हमारे वर्कर्स के पास तक गई। मसलन पहले मखदूम साहब का नाम आया, उस पर एतराज़ हुआ तो राजा परवेज़ अशरफ, उससे पहले यूसुफ रज़ा गिलानी। तो जहाँ तक बात है जरदारी साहब के पास पार्टी की लीडरशिप की बात हो रही थी शैला, वजीर मैं आज़म पार्टी की नहीं। लीडरशिप की बात कर रही हूँ कि हमारे यहाँ से हर चीज़ इस तरह से भी है। जरदारी साहब के पास गई, बेटा जब बड़ा हुआ, बेटे ने अपने आप को अहल साबित कर दिया। अब इसमें जब पार्टी के वर्कर्स को एतराज़ नहीं है, आपके यहाँ तो एतराज़ आ रहा है ना अंदर से, पार्टी के वही। वर्कर्स को एतराज़ नहीं है और पार्टी खुश है, तो मैं नहीं समझती कि किसी को इस पे बात करनी पड़े। मेरी पार्टी का लीडर बनने के लिए जान हथेली पे रखनी पड़ती है। वो कह रहे हैं दूसरी बात जो है वो ये है, मैं दूसरी बात जो है ये कहना, आप पर्ची कह दें, पर्ची पे भी जो है वो हिदायत लिखी होती है कि कौम के साथ खड़े होना है, ये नहीं खड़ा क्या होता कि बेटे तुम बाहर चले जाओ, बाकी सब यहाँ पे हालात सही हो जाएंगे। ठीक, अच्छा, अब जो बात मुझे करनी थी वो ये करनी है कि देखिए, दोबारा से फिरदौस शमीम नकवी साहब फिर उधर ही चले गए। अगर जुल्फ़कार बनी तो पीपल्स पार्टी में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने उसे कभी ओन नहीं किया, और बहन की हैसियत से उन्होंने मुर्तज़ा भुट्टो को मना किया कि आप यहाँ ना आए। ठीक है। आप अब लास्ट सवाल के, आप फिरदौस शमीम नकवी साहब को पीपल्स पार्टी में शामिल होने की दावत देंगी? गुड क्वेश्चन। चाहती हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि पीपल्स पार्टी के दरवाजे तमाम लोगों के लिए खुले हुए हैं, जो आना चाहे। नहीं, उनकी मर्जी है अपनी, और मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ कि हमारी क़यादत मैदान में खड़ी रहती है, पाकिस्तान छोड़ के कभी नहीं जाती, भागती नहीं है। चलें, टाइम ही हो गया। बहुत शुक्रिया फिरदौस साहब, बहुत शुक्रिया शाला साहब, बहुत शुक्रिया उस्मा साहब, इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।